हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के जा रहे हैं ब्लू सिटी राजस्थान यानी कि जोधपुर। दोस्तों, इस वीडियो में जोधपुर के सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आपको ये तो पता चलेगा ही कि जोधपुर में आपके लिए बेस्ट अट्रैक्शंस कौन कौन से हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ आपको कैसे जाना चाहिए, कैसे पहुँचना चाहिए, उसके अंदर आपको क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा, हर प्लेस में आपको कितना टिकट प्राइस देना पड़ेगा, कौन से प्लेस ऐसे हैं जहाँ आपको टिकट देने की ज़रूरत नहीं है, उन प्लेसेस पर आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, उस जगह का क्या इतिहास है और बहुत सारी अन्य इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये एक डिटेल टूर रहने वाला है और इसीलिए ये वीडियो लंबा भी हो गया है। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जोधपुर के बारे में आपके मन में कोई भी शंका नहीं रह जाएगी और आप जोधपुर के किसी भी प्लेस को मिस नहीं करोगे। और जितने प्लेसेज आपको हम बताएंगे, जिस हिसाब से बताएंगे, उसी अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो और आप फुल एंजॉय कर सकें। जोधपुर राजस्थान की एक काफ़ी बड़ी सिटी है, इसलिए यहाँ आने के मीडियम्स सारे अवेलेबल हैं। यानी आप बाय रोड आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। हम लोग अपनी कार से यहाँ पर आए हैं, बाय रोड आए हैं और रोड भी चारों तरफ आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। यदि आप ट्रेन के थ्रू आना चाहते हैं तो जोधपुर में रेलवे स्टेशन है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है हर जगह से लगभग। और इसी तरह से अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जोधपुर में खुद का एयरपोर्ट है, यानी जोधपुर एयरपोर्ट पे ही आप लैंड करेंगे तो यानी किसी भी तरह से बहुत ही इजीली आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद बेहतर है कि यहाँ पर आप एक ऑटो हायर कर लें पूरे शहर को घूमने के लिए। उसका कारण यह है कि यहाँ पर कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत छोटी छोटी स्ट्रीट से होके गुजरना पड़ता है, जहाँ पर अगर आप कैब करेंगे तो मुश्किल आएगी, बट ऑटो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये हम आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हमने भी यहाँ पर ऑटो हायर किया था जिसने पर डे के हिसाब से हमसे 900 रुपीज़ चार्ज किए। यानी अगर आपको 2 दिन जोधपुर घूमने में लगते हैं तो 1800 रुपीज़ में आप बड़ी आसानी से पूरा जोधपुर सिटी घूम सकते हैं। हमने जोधपुर के फोर्ट रोड पर अपना होटल लिया था और हमारे होटल से मेहरानगढ़ फोर्ट और जसवंत हड़ा दोनों का ही व्यू दिखता था। आप ये ध्यान रखें कि यदि आप जोधपुर की ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही आप स्टार्ट कर लें, यानी 9 बजे आप अपने ऑटो को या कैब वाले भैया को बोल दें कि आपके होटल पर आपको लेने के लिए पहुंच जाए। जो यहाँ पर ओल्ड जोधपुर के प्लेसेज हैं वहाँ काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, तो सुबह सुबह अगर आप 11 बजे से पहले आप उस एरिया को कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं जोधपुर के फेमस स्टेपवेल तूरजी का झालरा में। 1740 में जोधपुर शहर में भयंकर अकाल का दौर चल रहा था। उस दौरान तत्कालीन महाराजा अभय सिंह की महारानी तंवर जी ने जल संरक्षण को लेकर भीतरी शहर के इलाके में एक ऐतिहासिक झालरा बनाया था। दोस्तों, हम आ चुके हैं तूरजी का झालरा पे और ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है और आपको भी विजिट करनी चाहिए अगर आप जोधपुर आते हैं तो हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे सुबह ही आना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रीट्स के अंदर है तो यहाँ पर जाम लग जाता है। इस झालरा की बनावट ऐसी थी कि जमीन से ऊपर स्टेपवेल के आकार में बना ये झालरा शहर में होने वाली मॉनसून की बरसात में पानी इकट्ठा करता था। लिहाजा इसके बनने के बाद भीतरी शहर की महिलाएं इसी झालरे से पीने का पानी अपने अपने घर लेकर जाती थीं। माना जाता है कि उस समय महारानी ही जनता के लिए पीने के पानी को लेकर कार्य करती थीं। महारानी ने जल संरक्षण के साथ इस झालरे को बहुत सुंदर तरीके से निर्माण करवाया था। उस दौरान झालरे की गहराई इतनी रखी गई कि महिलाएं आराम से सीढ़ियों से उतरकर पानी भरकर ऊपर आ सके। आज ऐतिहासिक झालरे को जल संरक्षण के तौर पर मिसाल के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि हर गली और चौक में तत्कालीन राजाओं और रानियों ने कुओं और तालाबों के साथ झालरे का निर्माण कराया था। जोधपुर के भीतरी शहर में 70 से अधिक कुओं व तालाबों के साथ झालरे मौजूद हैं। इन सब कुओं और तालाबों में आने वाला पानी तूरजी का झालरा में आकर जमा होता था। हालांकि आज इस झालरे से कोई पानी पीने के काम में नहीं लेता, लेकिन उस दौर में ये झालरा शहर के लोगों की लाइफलाइन मानी जाती थी। तूरजी का झालरा
वैसे तो जल संरक्षण और स्टोरेज को लेकर बनाया गया था, लेकिन आज यह दुनिया भर में स्टेपवेल के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर काफी सारी प्री वेडिंग शूट्स भी होती हैं, जिसके लिए तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। आपकी प्री वेडिंग शूट के लिए भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकती है। यहाँ पर आने का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहे जितना टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत मस्त वाइब्स आएंगी। यहाँ पर हम तुर्जी का झालरा में हैं और यहाँ पे इतना डर लग रहा है, फोटो खिंचाते हुए डर लग रहा है कि हम गिर ना जाए। मतलब ये ऐसी सीनरी है, ब्यूटीफुल प्लेस है, आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स भी हैं जो प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं। हमें उन्हें देखने में भी बहुत मजा आ रहा है। वो ऐसे एंगल्स देख के फोटो खिंचा रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हम भी ऐसे फोटो खिंचाएं। और यहाँ ऐसे झील है, उसमें हमने अभी कछुआ भी देखा जो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा था। तो ऐसी ऐसी चीजें जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनका खास ध्यान रखें। हमने तो अपने बच्चों को एक साइड पे बिठा दिया है दादी के साथ, क्योंकि यहाँ पे लाना थोड़ा रिस्की है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। तो आपको ये कहना है कि अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो सुबह के टाइम सबसे पहले आप यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। और यहाँ पर घूमने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आप फोटोशूट भी करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे। यहाँ पर पूरा नीचे तक जाना अलाउ है, आप जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ घूमने के बाद आप जाएं ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक पर, क्योंकि वो यहाँ से बिल्कुल पास में ही है और छोटी छोटी स्ट्रीट्स में है। तो वहाँ भी सुबह के टाइम अगर आप घूम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप जोधपुर आ रहे हैं तो जोधपुर ओल्ड सिटी, जो कि ब्लू रंग में रंगी हुई है, वहाँ ज़रूर आएं। आप देख सकते हैं दीवारों पर कितनी सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा वेस्ट से बना हुआ है। आप लोग जानते भी होंगे कि राजस्थान के जोधपुर शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे सन सिटी भी कहा जाता है। ये पुरानी जोधपुर सिटी है जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के जस्ट नीचे बसी हुई है। और यहाँ की जो दीवारें हैं, घर के कलर हैं, ये ब्लू रंग में रंगे हुए हैं। जो नए घर हैं बाहर की तरफ, वो तो अब ब्लू रंग में नहीं है, लेकिन जो पुरानी सिटी है वो ब्लू रंग में है। तो आपको पुरानी सिटी में ज़रूर आना चाहिए, ये आपको एक अलग ही वाइब देगी। उस समय यहाँ पे ब्लू रंग में घरों को रंगवाने के पीछे कई सारे कारण हुआ करते थे। एक तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ के घरों को नीले रंग से रंगा गया है। ये माना जाता है कि नीले रंग के जो घर होते हैं इनमें गर्मी कम लगती है और ठंडे रहते हैं। इसके अलावा नीले रंग को शांति और शुभकामनाओं का भी प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष का प्याला पिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। तो उस स्मृति में भी यहाँ पर नीला कलर किया गया है। इसके अतिरिक्त दीमक से बचने के लिए, जो कीड़े होते हैं दीमक के, उनसे बचने के लिए भी घरों को यहाँ पे नीले रंगों से रंग दिया जाता है। लेकिन ये नीला रंग इतना खूबसूरत है, और जब आप ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट से देखते हो तो नीचे पूरी सिटी ब्लू कलर में दिखाई देती है। तो ये खूबसूरती और ऊपर से देखने पे बनता है कि एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। और ये रियलिटी भी है कि अगर आप जोधपुर आ रहे हैं तो यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेज को घूमने के साथ साथ ओल्ड जोधपुर में एक बार जरूर आएँ। यहाँ पे आपको तमाम प्रकार की ब्लू कलर में बनाई गई पेंटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको एक मंदिर भी मिलेगा, और मंदिर के अंदर भी यहाँ आपको डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई हुई मिलेंगी। तो आप इस फीलिंग को, इस वाइब को बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ आप सुबह सुबह ही आ सकते हैं, क्योंकि गलियाँ बहुत छोटी हैं तो जाम लग जाता है। मंदिर है, तो ये जो मंदिर है इसकी सारी वॉल्स पे जो पेंटिंग की गई है वो सारी ब्लू में है। और अभी हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, ये राम जी और सीता जी की पेंटिंग है। ये गणेश जी की पेंटिंग है। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स और भगत सिंह जी, शिवाजी महाराज, इन सबकी पेंटिंग्स यहाँ पर है। तो दोस्तों, ये जो है पूरी ब्लू सिटी है। जोधपुर में एक पार्ट है जो कि पूरा ब्लू में बना हुआ है, और ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट है। वहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो ब्लू सिटी आपको पूरी दिखती है। सो फ्रेंड्स, अब हम मंदिर से निकल चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। छुटकू महाराज भी वीडियो बना रहे हैं साथ साथ।
अब हम दोस्तों नीचे की तरफ जा रहे हैं और फिर नीचे से हम ऊपर की तरफ मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू देखेंगे। दोस्तों ये है जोधपुर की गलियां, जिसकी वजह से इसे ब्लू सिटी कहते हैं। दोस्तों जोधपुर का जो क्लॉक टावर है, घंटा घर है, वो भी ऐतिहासिक है। तो यहाँ से अब हम सीधा वहीं पर जाएंगे। देखिए आप, दीवारों पे कितनी अच्छी पेंटिंग की गई है और घरों पे कलर भी वैसा ही है, स्टेयर्स पे कलर भी वैसा ही है। तो सोचिए कि वाइब्स कितनी अच्छी आती हैं। तो जैसे जैसलमेर में सब कुछ गोल्डन है, वैसे जोधपुर की ओल्ड सिटी में सब कुछ ब्लू है। दोस्तों यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको अपने ऑटो वाले या कैब वाले को बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही पतली गलियाँ हैं। तो वो आपको बाहर ही छोड़ देंगे एक जगह तक, जहाँ तक ऑटो आ सकता है। उसके बाद वो आपको कहेंगे अब आप जा कर के घुमाओ। तो आपको पैदल पैदल ये वॉक करनी है। तो इसलिए अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं तो कई बार हो सकता है कि उनको चलने में कुछ दिक्कत आए, वो खाने पीने के लिए आपको परेशान करें। तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखते हुए ही यहाँ पर आना है। वैसे हमारे साथ के बच्चे और बुजुर्ग दोनों ने हमें परेशान नहीं किया, बल्कि एंजॉय किया इस हेरिटेज वॉक को। आप भी डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यू कि इस जगह से ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं, और मेहरानगढ़ फोर्ट से नीचे ब्लू सिटी का व्यू कैसा दिखता है वो भी आप इस क्लिप में देख सकते हैं। जोधपुर के क्लॉक टावर को उस समय के शासक राजा सरदार सिंह ने बनवाया था। इस क्लॉक टावर में लगी घड़ी लगभग 115 वर्ष पुरानी है। दोस्तों इस क्लॉक टावर के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि इसमें लगी जो घड़ी है वो 3 लाख रुपए में उस समय पे बनी थी। 1 लाख रुपए में घड़ी तैयार हुई, 1 लाख रुपए इस घड़ी को लगाने की लागत आई, और 1 लाख रुपए इसलिए उस कंपनी को दिए गए कि ऐसी घड़ी वो दोबारा ना बनाए। तो आप कह सकते हैं कि जोधपुर की ये घड़ी यूनिक है। जोधपुर का हार्ट सदर बाजार में स्थित ये क्लॉक टावर है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया क्लॉक टावर सदर बाजार में है। तो सदर बाजार में आपको हर तरह की चीज़ जैसे कि कपड़े, राजस्थानी कल्चर का और सामान, घरेलू सामान इत्यादि सभी कुछ मिल जाएगा। तो हमने भी यहाँ पे कपड़े की दुकान से कुछ सूट्स वगैरह परचेज किए। और दोस्तों ये मार्केट एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी आपको लग सकता है। डिपेंड करता है आप शॉपिंग में कितना टाइम लगाते हैं, लेकिन यहाँ से आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल क्लॉक टावर पे खड़े होकर सामने मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि बिगेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, उसका नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप इस क्लॉक टावर में लगी घड़ी की टन टन की आवाज़ को जोधपुर की धड़कन भी कह सकते हैं। ये घड़ी 1 सदी से भी ज़्यादा पुरानी है। 1910 में इस घड़ी को बनाया गया था, और इस घड़ी के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी भी अब बंद हो चुकी है। लेकिन बेहतर रखरखाव के कारण ये घड़ी अब भी चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में ऐसी केवल 2 ही घड़ियां हैं, और इसके अलावा जो दूसरी घड़ी है वो लंदन के क्लॉक टावर पर लगी हुई है। इस घड़ी को चलाने के लिए सप्ताह में 1 दिन चाबी भरनी पड़ती है। वर्तमान समय में एक पर्यटक स्थल बन चुका है। आप इस क्लॉक टावर के अंदर भी जा सकते हैं, और अंदर जाने के लिए यहाँ से आपको टिकट परचेज करना होगा, जो कि इंडियन टूरिस्ट के लिए 25 रुपीज़ का है। तो ये 25 रुपीज़ का टिकट परचेज करके आप क्लॉक टावर के अंदर जाके अंदर से देख सकते हैं, इसको विजिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक पैम्फलेट भी चिपका हुआ है जिस पे टिकट लिखी है कि इंडियन टूरिस्ट जो है उनके लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। इसके अंदर आपको फर्स्ट फ्लोर तक जाने दिया जाता है। वहाँ खड़े होकर आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया ये क्लॉक टावर है, कैसी इसकी नक्काशी है। अभी मैं आपको दूर से दिखाऊंगा कि आप इसमें कहाँ तक जा सकते हैं ऊपर। इस क्लॉक टावर में चारों दिशाओं में 4 घड़ियाँ हैं, जिनके डायल अंदर की तरफ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डायल 6 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े हैं, और पेंडुलम का वजन लगभग 50 किलोग्राम है। इसकी जो हाइट है क्लॉक टावर की वो 100 फीट है, और जो इसकी घड़ी है वो टंकार देती है हर 15 मिनट में। यानी जब 1:15 बजता है तो 2 टंकार देती है, आधा घंटा होने पर 4 टंकार देती है, 45 मिनट होने पर 6 टंकार देती है, और 1 घंटा होने पर 8 टंकार देती है। और फिर जितना वक्त होता है उतनी टंकार देती है, यानी उतनी बार बजती है। दोस्तों ये क्लॉक टावर जोधपुर शहर के हेरिटेज का एक अनमोल नगीना है। यानी जोधपुर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो आप विजिट करते हैं, उनमें आपको घंटा घर को भी सम्मिलित करना है। देखिए सामने शाही लस्सी, शाही समोसा, यहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो क्लॉक टावर के आसपास फूड ऑप्शन का एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ जो भी स्ट्रीट फूड हैं या जो भी आउटलेट्स हैं
सब जगह बहुत ही अच्छा आपको खाने को मिलेगा। अरोड़ा चाट भंडार, शाही समोसा, अरोड़ा नाश्ता कॉर्नर, सब जगह से हमने कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर ट्राई करी और सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। आप यहाँ की कचौरियाँ भी ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि यहाँ की कुल्फ़ी काफ़ी फेमस है, तो हमने वो भी ट्राई करी और सचमुच कुल्फ़ी लाजवाब थी। दोस्तों ये उम्मेद भवन पैलेस का मेन एंट्री गेट है। दोस्तों ये पैलेस जोधपुर रेलवे स्टेशन से 6.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों हम आ चुके हैं उम्मेद भवन पैलेस में और दोस्तों ये एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर असली के राजा रहते हैं और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है देखने की, एक्सप्लोर करने की। चलिए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये पैलेस जोधपुर एयरपोर्ट से लगभग 4.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों अगर आपके पास लगेज है तो उसे अपने कैब या गाड़ी में ही छोड़ के आएँ, क्योंकि अंदर लगेज अलाउ नहीं है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना है। एडल्ट का टिकट 60 रुपीज़ है, स्टूडेंट के लिए टिकट 30 रुपीज़ है, 5 से 11 साल के बीच का बच्चा है उसके लिए भी 30 रुपीज़ है और 5 साल से कम के बच्चे का कोई भी टिकट नहीं है। तो यहाँ से टिकट परचेज करके आपको आगे बढ़ जाना है और सामने आप देख रहे हैं ये उम्मेद भवन पैलेस यहाँ से दिखने लगा और देखिए आप इसकी खूबसूरती। राजस्थान के जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस देश के सबसे महंगे और सुंदर महलों में से एक है। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह जी द्वारा किया गया था। उम्मेद भवन की नींव 18 नवंबर 1929 को रखी गई थी और 25 मई 1944 को इसका निर्माण पूरा हुआ था। कहा जाता है कि इसके निर्माण का इतिहास एक संत के श्राप से जुड़ा हुआ है, जिसने क्रोध में आकर अकाल और महामारी का श्राप दे दिया था। उसके बाद 1920 के दशक में जोधपुर को लगातार 3 वर्षों तक अकाल का सामना करना पड़ा था। अकाल के कारण इस रियासत के स्थानीय लोगों ने तत्कालीन राजा उम्मेद सिंह से रोजगार की मांग की थी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए तत्कालीन राजा ने एक भव्य महल के निर्माण कराने का फैसला लिया और दोस्तों इसको बनाए जाने में उन्हें किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं थी। इसे बहुत ही धीमी गति से बनाया जाने लगा क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को अकाल से निपटने का अवसर मिल रहा था। वर्ष 1943 में अकाल के समाप्त होने के बाद यह महल 1944 में बनकर तैयार हो गया। इस तरह से इस महल को बनने में लगभग 15 साल लगे। इस महल के निर्माण में स्थानीय लोगों को ही लगाया गया था, जिनकी संख्या लगभग 2500 से 3000 के लगभग थी। इस महल को मुख्यतः 3 कार्यात्मक भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला शाही परिवार का निवास, दूसरा ताज पैलेस होटल और तीसरा म्यूजियम है, जिसे 20वीं शताब्दी के शासकों की वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो आप देख रहे हैं ये उम्मेद भवन पैलेस का एक मॉडल है, जो कि बिल्कुल हूबहू उम्मेद भवन पैलेस की ही कॉपी है। आप देख सकते हैं क्या शानदार ये मॉडल है और ये म्यूजियम में रखा गया है। तो जो भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनके लिए म्यूजियम खुला है, वो म्यूजियम देख सकते हैं। शाही परिवार का निवास और होटल में उनका जाना अलाउ नहीं है। हाँ, आप यहाँ के होटल जो है उसके कमरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं और तब आप यहाँ आकर के रह सकते हैं। दोस्तों ये एक लग्जरी स्टे है। यहाँ के जो टैरिफ हैं वो 90,000 प्लस पर नाइट से पर रूम के स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो रूम है उनकी कैटेगरी बनाई गई है हिस्टोरिकल सूट, और जो सबसे महंगा यहाँ पे रूम है उसे कहते हैं ग्रैंड रॉयल सूट। ये जो ग्रैंड रॉयल सूट है इसका जो टैरिफ है ये 6 लाख प्लस पर नाइट है। ये टैरिफ दोस्तों सीजन के हिसाब से अप डाउन भी होते रहते हैं। इस महल के पूर्ण होने के बाद इस महल में लगभग 347 बड़े कमरे, कई विशालकाय आंगन और एक बड़ी भोजनशाला यानी दावत खाना था, जिसमें लगभग 300 से अधिक लोग एक साथ समायोजित हो सकते हैं। और आप ये देखिए ओपन एरिया है, यहाँ पे खड़े होकर ये महल बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी खींचे थे। दोस्तों ये महल चूंकि भारत के सबसे विशाल महलों में से एक है, ये लगभग 26 एकड़ भूमि के क्षेत्र में 15 एकड़ बागानों सहित बनाया गया है। इसमें एक सिंहासन कक्ष, निजी मीटिंग हॉल, दरबार हॉल, दावत खाना, निजी डाइनिंग हॉल, बॉल रूम, लाइब्रेरी,
इंडोर स्विमिंग पूल इत्यादि चीजें सम्मिलित हैं। इस महल को ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के द्वारा चलाया जाता है, जिस कारण इसे ताज उमैद भवन पैलेस जोधपुर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस होटल में जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसका स्वागत किया जाता है और ये देखने का मौका हमें भी मिला, आपको भी दिखाते हैं। इस महल की योजना तैयार करने के लिए प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी वॉन लैंकेस्टर को बुलाया गया और इसका कार्यभार उनको सौंप दिया गया। तो इसका डिजाइन उन्होंने तैयार किया और जो इसका छोटा मॉडल आपको दिखाया था वो भी उन्होंने तैयार किया। दोस्तों, अब यहीं पे विंटेज कार का एक म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ पर विंटेज कार का कलेक्शन है और कारें भी ऐसी जो हमने आज तक नहीं देखी थी। ये बाहर की तरफ से तो म्यूजियम की फॉर्म में है, लेकिन पीछे की तरफ से इन कारों के पीछे गेट भी लगे हैं। मीन्स जब कभी भी वो किसी कार को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कार है और इसे कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे ना कि क्या कार है तो आपको समझ में आएगा। ये रोल्स रॉयस की कारें हैं दोनों, जो स्टार्टिंग में लगी हैं। यहाँ थोड़ा देख पा रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, कांच बहुत ज़्यादा क्लियर था। ये देखिए आप, मतलब ऐसी सी कारें हैं कि आप देखते रह जाएंगे खड़े होकर के। ये बिल्कुल भी मतलब आप ये लगा लीजिए कि जो एग्जैक्टली ये कारें हैं, कैमरा उनका 50% भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको सारी कारें दिखाने की। तो ये विंटेज कारों का एक म्यूजियम है जो कि वास्तव में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो ये विंटेज कार्स हमने सारी देखी और ये कलेक्शन लगभग, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, 10, 12, 15 कारें तो कम से कम ऐसी यहाँ पर हैं। और हर एक कार की कीमत अगर आप नेट पे चेक करेंगे तो आप हिल जाएंगे पूरे तरीके से। तो दोस्तों, ये पूरा कलेक्शन है। इसमें ऐसी ब्रांड्स हैं जो रोल्स रॉयस या जो कॉमन ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज वगैरह, इसके अलावा आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। और यहाँ पे एक लॉन सा है, यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है और यहाँ पे कुल्फ़ी बिक रही थी। और ये कुल्फ़ी ऐसी थी कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे अंकल जी केसर वाली कुल्फ़ी बेच रहे थे और कुछ था ही नहीं इस कैफ़े में, सिर्फ कुल्फ़ी। लेकिन कुल्फ़ी ऐसी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमने यहाँ से कुल्फ़ी ले ली। अभी हम हैं कायलाना झील के ठीक बाहर और यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड वाले हैं। हमें भी भूख लग रही थी, इसलिए हमने झील को एक्सप्लोर करने से पहले स्ट्रीट फूड ट्राई किया और आप भी यहाँ स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैगी, पाव भाजी, भेलपुरी, लस्सी और भी बहुत सारी तमाम प्रकार की चीज़ें, शिकंजी वगैरह मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो कुछ भी हमने खाया क्वालिटी वाइज वो काफ़ी अच्छा था। तो झील को एक्सप्लोर करने से पहले या उसके बाद आप यहाँ पर स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं झील के अंदर और यहाँ होने वाली सारी एक्टिविटीज़ भी हम आपको बताएंगे और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं वो भी बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है, यानी आपको कोई भी टिकट नहीं लेना अगर आप सिर्फ घूमने जाना चाहते हैं। बट यहाँ होने वाली एक्टिविटीज़ के टिकट्स हैं। जैसे आप यहाँ बोटिंग करना चाहोगे तो 3 तरह की बोटिंग यहाँ पर होती है। आपको हम बोर्ड में दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए। इसी तरह से यहाँ पर जिप लाइनिंग भी होती है और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है जो कि सब अलग से पेड हैं। और यहाँ पर एक छोटा पार्क है जहाँ बच्चों के लिए झूले लगे हैं, उसके लिए आपको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना होता है। तो अंदर जाएंगे आप और अगर आपके साथ यहाँ छोटे बच्चे हैं तो वो यहाँ पे खूब इन्जॉय करेंगे। जैसे हमारे साथ भी एक छोटा बच्चा है तो ये स्लाइड वाली राइड बच्चा काफ़ी इन्जॉय करता है। तो इसी तरह से बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। ये देखिए, डुग्गू भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा है, तो आपके बच्चे भी यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं झील के पास कि झील का नज़ारा कैसा दिखता है। ये देखिए, यहाँ जिप लाइनिंग हो रही है, तो ये जिप लाइनिंग भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, एक बोट आपकी ये वाली भी होती है, इस बोट की राइड भी आप ले सकते हैं। इस बोट में एक साथ 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं और चूंकि यहाँ पे भीड़ होती है, पीक सीजन में वेट करनी पड़ती है आपको बोट की। और एक जो फास्ट वाली बोट होती है उसके अंदर 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों, कायलाना झील राजस्थान के जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये एक निर्मित झील है जिसे प्रताप सिंह ने 1872 में बनाया। यह झील लगभग 84 किलोमीटर तक फैली हुई है।
प्राचीन काल में इस क्षेत्र में जोधपुर के दो राजाओं भीम सिंह और तखत सिंह के बाग और महल हुआ करते थे। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी है जिसकी टिकट 30 रुपीज़ और बच्चों की कार भी है। इसमें 100 रुपीज़ के टिकट से बच्चे टॉय राइड ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैमल्स भी हैं, तो आप कैमल्स राइड भी इंजॉय कर सकते हैं। हमने भी कैमल्स राइड इंजॉय करी। यहाँ से हमने 2 कैमल्स राइड किए। एक कैमल पे 2 लोग थे जिसके चार्जेस उन्होंने 300 रुपीज़ पर कैमल, यानी 2 लोगों के 300 रुपीज़। तो मैं कैमल के ऊपर बैठी हूँ, मैं और पापा और मम्मी और डुगू दूसरे कैमल पे बैठे हैं और हम लोग राइड कर रहे हैं। हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। दोस्तों, सर्दियों के समय स्थान परिवर्तन करने वाले पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन यहाँ आते हैं। जोधपुर और इसके आसपास के उपनगर और गांव कायलाना झील से ही पीने का पानी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस झील को पानी हाथी नहर से मिलता है जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी है। यहाँ पेड़ पौधे बबूल की झाड़ियों पर आधारित हैं। इस पार्क की स्थापना सन 2006 में थार रेगिस्तान की नाजुक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए की गई थी। अगर आप इस पार्क में जाते हैं तो इस पार्क में लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं जो कि चलने फिरने में असमर्थ हैं तो उन्हें आप पार्क के एंट्री गेट पर ही बिठा दें। दोस्तों, जनरली पार्क में झूले होते हैं, गार्डन होते हैं, शावर होते हैं, लेकिन ये पार्क बिल्कुल डिफरेंट है। डेजर्ट रॉक पार्क, यानी आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की रॉक्स देखने को मिलेंगी। ये पूरा पार्क रॉक पर बना हुआ है। और डेजर्ट में क्या होता है, कंटीली झाड़ियाँ, कुछ ऐसे जानवर जो डेजर्ट के अनुकूल होते हैं। और काफ़ी रेयरेस्ट होता है कि आपको डेजर्ट में कहीं पानी का स्रोत दिख जाए। तो इस तरह की सारी रेयर चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। दोस्तों, इस पार्क में आपको बर्ड्स की कई सारी स्पीसीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ आप गाइडेड टूर भी ले सकते हैं। और ये जो देवकुंड लेक है इसका व्यू भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू भी देखने को मिलेगा। देखिए, ये डिफरेंट टाइप के स्टोन रखे गए हैं। डेजर्ट रॉक पार्क मतलब डिफरेंट टाइप की रॉक्स, और इनका जो साइंटिफिक नेम है वो भी यहाँ लिखा गया है। तो ये पार्क के साथ साथ एक नॉलेजेबल जगह भी है जहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आप हैं, बच्चे आपके साथ हैं, तो वो भी काफ़ी एंजॉय करेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। बहुत अद्भुत है। आप खुद से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगा कि ऐसा भी होता है। मतलब ये चीज़ आपने देखी नहीं होंगी। डिफरेंट टाइप के सैंडस्टोन यहाँ पर है। और ये देखिए नमक वाला पत्थर। अब यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं। यहाँ की जो टिकट है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और जो स्टूडेंट हैं 12th क्लास तक के, उनके लिए कोई टिकट नहीं है। इसके साथ ही आपको एक गाइड भी देते हैं, गाइड मैप है। और इस गाइड मैप की हेल्प से आप इसके अंदर जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, यहाँ ट्रेल भी बनी हुई है, येलो और ब्लू। आपको येलो वाली ट्रेल को फॉलो करना होता है, अदरवाइज आप इस पार्क में भटक जाएंगे। तो दोस्तों, हम इस पार्क में एंट्री ले चुके हैं और अभी देख रहे हैं ये मैप के ऊपर इन्होंने अपना नंबर भी लिखा है कि कहीं अगर आप भटक जाएं तो तुरंत आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये सीढ़ियाँ आपको उतरनी है। हमारे पास 1.5 घंटा है इसे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हम 4 बजे करीब यहाँ पहुँचे और 5:30 बजे ये बंद हो जाता है सर्दी के टाइम पे। तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में भी आपने इस प्रकार की गैलरीज देखी होंगी। हमने उस पर अलग से वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इनिशियली इसी प्रकार की गैलरीज रॉक्स की देखने को मिलेंगी। लोकेशन भी देखिए ऐसी है। बहुत सारे लोग यहाँ फोटोशूट भी कराएंगे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ बहुत अधिक लोग नहीं थे, क्योंकि लोगों ने देखा कि भाई तो जंगल जैसा है, लोग बाहर से बाहर वापस हो जा रहे थे। और आपको देखने को मिलेंगी कंटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे रेप्टाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेंढक, छिपकली, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। जबकि ये पीक सीजन है। और ये देखिए, अभी एक जंगली जानवर निकल करके गया। इस तरह के छोटे मोटे जानवर आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो हम सीधा आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, आप पीछे देख सकते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, मेहरानगढ़ फोर्ट का कितना प्यारा व्यू आपको यहाँ से दिख रहा है। ये पार्क मेहरानगढ़ फोर्ट के पीछे की तरफ है। और ये देखिए, मेहरानगढ़ फोर्ट से जिप लाइनिंग भी हो रही है, वो भी आपको यहाँ से क्लियरली देखने को मिलती है। और ये देखिए, सामने लेक है, इसे देवकुंड लेक कहते हैं। और सामने ब्लू सिटी है। तो ब्लू सिटी से जुड़ती हुई ये लेक है। ये आखिरी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ तक ही आपको आना है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। हमें पता नहीं था, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस अब आपको बता रहे हैं कि लेक आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट है। इसके बाद पार्क बहुत बड़ा है, लेकिन रास्ता अलग है। मतलब यहाँ तक आके वापस आपको यू टर्न लेना है, फिर हम आपको बताएंगे आपको कहाँ से मुड़ना है। तो देखिए, यहाँ से ये येलो ट्रेल जा रही है। अब यहाँ से हम जंगल के बीच की तरफ मुड़ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जो है कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये पानी का सोर्स है यहाँ पर। ये देखिए, सामने एक पुल आ गया। ये लकड़ी का पुल है दोस्तों, इसको हम पार कर लेते हैं। अब देखिए, पूरी झाड़ियों के बीच में से हम जा रहे हैं। अब वो जो पगडंडी वाला रास्ता था वो और छोटा हो गया है। देखिए, ऊपर कुछ लोग भी बैठे हैं, वहाँ पे वो जिप लाइनिंग हो रही है वहाँ से। ये 250 एकड़ से ज़्यादा चट्टानी
इलाके में बना हुआ है, जिसमें बलुआ पत्थर की संरचनाएं, घाटियां और खड्डे हैं। इस इलाके में 200 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां और कई तरह के पक्षी और जानवर रहते हैं। ये देखिए छोटा सा गेट है। ये छोटा गेट मेन रोड पे ही खुलता है, जहाँ से हमने पार्क में एंट्री करी थी, उस एंट्री से कुछ कदम पहले ही। और देखिए अगर आपके पास कार वगैरह है तो ऐसे ही रोड पे लगेगी, अलग से कोई पार्किंग नहीं है। टू व्हीलर वगैरह है तो टू व्हीलर वगैरह के अंदर पार्किंग है। दोस्तों हम रात के समय पर यहाँ पर आए हैं। अभी लगभग शाम के 7 बज रहे हैं और रात के समय पे आने का यहाँ का कारण ये था कि यहाँ पर रात के समय लाइट एंड साउंड शो होता है। ये लाइट एंड साउंड शो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है। दोस्तों ये टिकट काउंटर है, हमने यहाँ से टिकट ले ली है। टिकट 70 रुपीज पर पर्सन है, जिसमें टॉय ट्रेन की एक राइड, एडवेंचर पार्क और लाइट एंड साउंड शो सम्मिलित है। दोस्तों हम जल्दी इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ के एक एम्प्लॉय ने हमें बताया कि लाइट एंड साउंड शो जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है और हम लोग लेट हैं। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये रील बना रहे हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़ की टिकट लेनी होती है और वो आपको 1 मिनट की 360 डिग्री रील बनाकर देते हैं। आप देख ही सकते हैं दोस्तों लाइटिंग से ये सारा पार्क कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये नज़ारा आप लोग दिन में देख ही नहीं सकते। हम आपको भी लाइट एंड साउंड शो की कुछ झलकियां दिखाते हैं। नाच की पूजा की जाती है जितना शिवा से वीर विजय हुए थे। मंडौर विजय के बाद भी एकता परिहार का मन अशांत था। विशाल सेना जोधा के पीछे पड़ी थी और वीर मारो रणबल ने मेरे भाई राघव देव को मरवाया था। मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा। दोस्तों अभी लाइट एंड साउंड शो खत्म हो चुका है और इसके कुछ ही देर बाद ये शो दोबारा से इंग्लिश में स्टार्ट होगा। दोस्तों मंडोर गार्डन की खासियत मंडोर किला है, जिसे 6वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये जोधपुर से पहले मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था। किला अब खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन पर्यटक अभी भी इसके पुराने गौरव के अवशेष देख सकते हैं, जिसमें जटिल नक्काशी और शानदार वास्तुकला शामिल है। देखिए सामने से टॉय ट्रेन आ रही है और कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन ये बीच में रोक करके आपको नहीं बिठाएंगे। अभी हम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां से हम इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। देखिए हम पहुंच गए, लेकिन भीड़ कितनी है। ये ट्रेन आते ही बिल्कुल फुल हो गई और हमें सीट ही नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से हमें इसमें सीट मिल पाई। दोस्तों क्योंकि ये पीक सीजन होता है राजस्थान में टूर का, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो जोधपुर में इस समय काफ़ी भीड़ है और अभी लगभग 8 बजे का टाइम होने वाला है, मतलब 7:30 से 8 के बीच का टाइम है। फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और इस ट्रेन से आप देखिए पूरे बाग की खूबसूरती आपको दिखाई देगी और ये पूरा बाग इतना बड़ा है कि पैदल आप घूमेंगे तो थक भी जाएंगे। तो आप ट्रेन में बैठ करके एक राउंड पूरा लगा लीजिए तो चारों तरफ से आप चीज़ों को देख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ का एक और आकर्षण रावण मंदिर है, जो मंडोर शहर में राक्षस राजा रावण की अपनी पत्नी मंदोदरी से शादी की घटना का प्रमाण है। इन सब के अलावा कोई यह भी देख सकता है कि पार्क हरी भरी हरियाली, खूबसूरत फलों, फूलों और ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ है, जो इसे शहर के बीच में एक शांतिपूर्ण और शांत स्थान बनाता है। आप यहाँ 300 मिलियन देवताओं के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। यह एक खूबसूरत मंदिर है जो अपने धार्मिक महत्व के कारण हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को कई चित्रों, मूर्तियों और कलाकृतियों के माध्यम से देखने के लिए हॉल ऑफ हीरोज में जाएं। यह मंडोर गार्डन का एक लोकप्रिय आकर्षण है, जिसमें एक ही चट्टान से बनी लोकनायकों की 16 मूर्तियां हैं। तो दोस्तों अभी हम वापस पहुंच चुके हैं जहां से हम ट्रेन में बैठे थे। यहाँ पर ट्रेन ने हमें उतार दिया है। तो ये ट्रेन अभी चली गई है और अब हम पैदल पैदल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस गार्डन में रात में आके ही फ़ायदा है। दिन में तो आपको एक नॉर्मल गार्डन सा दिखेगा, लेकिन रात की जो है कि रौनक है वो अलग ही है। और लाइट एंड साउंड शो तो चलेगा ही रात को, तो उसका आपको मज़ा लेना है, यहाँ का इतिहास जानना है लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से, तो रात को ही आना बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कैफ़े है और इस कैफ़े में हम आए और यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें खाई, चाय पी और यहाँ की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी और प्राइस काफ़ी रीजनेबल थे। तो अभी हम एडवेंचर पार्क के अंदर आ गए।
एंजिल, दीपिका सभी लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। देखिए ये एक बांस के ऊपर आपको चलना है रस्सी की हेल्प से। इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज हैं। देखिए यहाँ टायर्स के ऊपर चलना है, ये भी इजीली हो जाएगा। ये बांस वाला भी इजीली हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ पूरा ट्रैक है किस तरह से इन लोगों ने बनाया है। अभी इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फट्टा आएगा। इसमें ध्यान ये रखना है पीछे वाले को तब तक आगे नहीं बढ़ना जब तक वो पूरा उतर नहीं जाता, अदरवाइज फट्टा आपको लगेगा और चोट लग सकती है। तो ये देखिए ये इस तरह से बनाया गया, मतलब काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये देखो अगर ये आगे बढ़ जाती तो फट्टा इसको लगता। अब ये फट्टा पूरा नीचे आ गया और अगले वाला बंदा पूरा उतर जाएगा तभी आपको इस पर चढ़ना है। ये प्रिकॉशन लेते हुए आपको आगे चलना है और बैलेंस बनाते हैं। अब ये देखिए ये एक अट्रैक्शन है, इसमें आपको रस्सी के ऊपर चलना है और ऊपर से आप ये जो रस्सियाँ लटक रही हैं इनको पकड़ के इनकी हेल्प ले सकते हो। तो इसके ऊपर भी अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो चल सकते हैं, हालांकि थोड़ा ध्यान से, क्योंकि गिरे तो चोट लगनी स्वाभाविक है। देखिए ये वाला है, ये बहुत ही मुश्किल है, मतलब कर लेंगे आप और गिरने के बहुत चांसेज हैं। इसके बाद ये नेट है, नेट पे चढ़ रहे हैं तो इस पे चढ़ने की एंजिल को बहुत आदत है, तो इस पे तो वो ऊपर से चढ़ के पीछे की तरफ से वापस भी आ जाएगी। देखिए और इन खांचों को पकड़ के आपको वॉल पर चढ़ना है। तो ये छोटे बच्चे भी कुछ ट्राई कर रहे थे और बड़े लोग भी कर सकते हैं। ये देखिए ये था वो, मैक्सिमम लोग देखिए गिरने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं और कर भी पा रहे हैं। अब एंजिल बड़ी खुश है क्योंकि ये देखिए ओपन जिम है, यहाँ पे कई सारी मशीन्स हैं जिन पे बच्चे भी हैं और झूले भी हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने पूरा मंडोर गार्डन अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और अभी हम बाहर एग्जिट की तरफ चल रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया सजाया हुआ था लाइटिंग से। ये इसका मेन गेट है दोस्तों सामने आप देख ही सकते हैं पहाड़ पर मेहरानगढ़ फोर्ट है। ये बहुत ही विशालकाय फोर्ट है और इसके अंदर कई तरह के म्यूजियम, कई महल, कई व्यू पॉइंट, कई तोपे, मंदिर, रेस्टोरेंट और शॉप्स भी हैं। दोस्तों हम मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं और आप बाहर से देख सकते हैं कि मेहरानगढ़ किला कितना विशाल है। सामने आप देख सकते हैं गार्ड खड़े हैं। अब हम चेकिंग करवाकर आगे बढ़ चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं मेन द्वार है। यहाँ का जो प्रवेश शुल्क है वो 200 रुपये पर पर्सन है और स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन के लिए छूट है, डिफेंस पर्सन के लिए छूट है, उनके लिए टिकट 100 रुपये पर पर्सन है। तो यहाँ से हमने टिकट ले लिए हैं। अब ये यहाँ पे टिकट दिखा करके आप अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पालकी शॉप कैफ़े आपको मिलेगा। चूँकि हमने खाना नहीं खाया था, हम आज ही पुष्कर से जोधपुर आए हैं और लगभग 2-3 बजे यहाँ पहुँचे हैं, तो पहले हम यहाँ से कुछ खा रहे हैं। दोस्तों ये किला काफ़ी बड़ा है और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए आपको 50 रुपये शुल्क अलग से देना होता है और लिफ्ट एक तरफा होती है, मतलब आप सिर्फ जा सकते हैं लिफ्ट में। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किला घूमने आ रहे हैं तो आप पैदल जाएं, तभी आप इसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं। दोस्तों ये जो किला है मेहरानगढ़ किला, ये जोधपुर राजस्थान में पहाड़ी पर बना एक विशाल किला है, जिसे राव जोधा के द्वारा 1459 में बनवाया गया था, जो राजपूत वंश की राठौर शाखा के सदस्य और मारवाड़ के 15वें राठौर शासक थे। राव जोधा को यह स्पष्ट हो गया था कि इन्हें अपनी राजधानी मंडोर से कहीं और ले जाने की आवश्यकता है, जहां वे अधिक आसानी से बचाव कर सके, और एक नए शहर की किलेबंदी पर काम शुरू हो गया था, जिसका नाम उनके नाम पर रखा जाएगा, जोधपुर। इधर आओ। ऐसे तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है किले के मेन गेट पे ही क्या रौनक थी। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप सीधे चले जाओगे तो आपका गलत मूव होगा। यहाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आप ध्यान से आप वीडियो को देखना। जो मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ उससे आप पूरे किले को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में घूम पाएंगे। अदरवाइज गलत चलेंगे तो किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपसे मिस हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे थे। देखिए मेरी मदर भी कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज थे, लेकिन हमारी आदत है पहले हम काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं। लेफ्ट साइड से आपको जाना है, अगर आप सीधा चले जाओगे तो गलत चले जाओगे। लेफ्ट साइड से आप गए, यहाँ बोर्ड लगा है इमोशन ऑफ लव, यहाँ पे आपकी टिकट भी चेक होगी और आप इस तरफ जाना। अब आप पूरे किले को एंजॉय कर पाओगे। और वो जो सीधा रास्ता आप देख रहे थे वो आने का रास्ता है, तो आप इस साइड से गए। अब आपको यहाँ पे ये ओपन एरिया दिखेगा, और अगर आप ऑडियो गाइड की सुविधा लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं, और वैसे अगर आप फिजिकली किसी को गाइड हायर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जो यहाँ सारी चीज़ों को आपको बता देगा। यहाँ आपको बहुत सारी पालकियाँ अलग अलग तरीके की रखी हुई मिलेंगी,
और आपको पता चलेगा कि पहले के टाइम पे किस तरह की पालकियों को लोग यूज करते थे। इस विशाल किले में कई खूबसूरत महल हैं जो अपने जटिल नक्काशीदार पत्थर के काम, सुंदर फिलिग्री सैंडस्टोन खिड़कियों और विशाल इंटर कनेक्टिंग आंगनों के लिए प्रसिद्ध हैं। आप देख भी सकते हैं, देखिए क्या बात है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डन का रूम हो, ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये फूल महल है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। तो फूल महल काफ़ी खूबसूरत है। अब दोस्तों यहाँ से जब हम बाहर आए तो बाहर से हमने देखा कि नज़ारा कैसा दिखता है सिटी का। तो दोस्तों यहाँ से आपको नीचे सिटी नज़र आती है, ये आप देख सकते हैं। जो सामने आपको ताजमहल जैसा दिख रहा है वो जसवंत थड़ा है। इसके बाद हम वहीं जाएंगे और सामने एक लेक है और यहाँ नीचे देखिए कई सारी कैनन्स आपको रखी हुई मिल रही है। यहाँ से आपको पूरी ब्लू सिटी दिखती है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है और ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक वहीं पे जाके लिया जाता है। ये म्यूजियम शॉप है, देखिए यहाँ पर किस तरह से कपड़े वस्त्र बनते हैं वो खुद बना रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसी तरह से बहुत सारी शॉप्स भी आपको यहाँ पर दिखेंगी जहाँ से आप कोई भी आइटम अपनी मन पसंदीदा खरीद सकते हो। तो कुल मिला के ये इस फोर्ट का शॉपिंग एरिया है। ये अब ये वही एरिया है दोस्तों जहाँ पे हम स्टार्टिंग में खड़े थे। अब यहाँ से आपको यू टर्न ले लेना है क्योंकि सामने की तरफ से हम आए थे, ये जो रेलिंग दिख रही है उसके अंदर चले गए थे। अब हम सामने वाले एरिया में जाएंगे, यहाँ से यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेकर के जो आपको चढ़ाई दिख रही है इस चढ़ाई पे चढ़ेंगे। ये देखिए चढ़ाई आपको दिख रही है, इस पे चढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपको मना किया था जब स्टार्टिंग में कि सीधा आप इस पे मत चढ़ जाना वरना किला मिस हो जाएगा। तो अब हम भाग के मस्ती करते हुए इस चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। इस ओपन एरिया में एक तरह से लॉन बना हुआ है, बहुत सारे पेड़ हैं, हरियाली है, बेंचेस लगे हुए हैं। चूँकि आप इतना किला देख के आए हैं तो आप थक गए होंगे नेचुरली, तो आप यहाँ बैठ भी सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर कढ़ाइयाँ रखी गई हैं और ये बच्चे इसे बजा रहे हैं। और ये इतनी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं कि इसके अंदर खड़े होकर के लोग अपनी फोटोज खींच रहे थे। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैनन्स लगी हुई दिख रही होंगी। दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट का ये वाला हिस्सा अभी हमने देखा था और वहाँ से हमने ये पूरा नज़ारा भी देखा था। ये जो आप तोप देख रहे हैं ये वहाँ से आपको दिखता है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये नज़ारा लगता है। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर तोप लगी है और हम नीचे का नज़ारा देखेंगे। देखिए दोस्तों, ठीक सामने आप एक मंदिर देख रहे हैं, वो इस किले का एंड पॉइंट है। उस मंदिर में हमें दर्शन करने के लिए जाना है। उसके दो रास्ते हैं, एक आप नीचे से देख रहे हैं, नीचे से लोग जा रहे हैं और स्टेयर्स हैं, और एक जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से भी रास्ता है। पर यहाँ से केवल सीनियर सिटीजन ही जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा सीनियर सिटीजन ने आपकी मदर उधर से चले जाएंगे, आप घूम के चले जाओ। तो हमने कहा हम सभी घूम के चले जाते हैं क्योंकि हमें वैसे भी यहाँ एक्सप्लोर करना है। तो हम इधर से आ गए। तो अब इधर से ही आपको पूरी स्टेयर्स नीचे उतरनी है और पूरी स्टेयर्स नीचे उतर करके फिर आपको अपने जो शूज वगैरह है वो निकाल देने हैं और फिर स्टेयर्स ऊपर चढ़ के आपको मंदिर तक पहुंचना है। यहाँ पर एक मंदिर है, उस तरफ हम जा रहे हैं और वो मंदिर किले का डेड एंड है, मतलब आपको वापस इसी रास्ते से आना पड़ेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों बस यहीं पर आपको अपने शूज निकाल लेने हैं, यहाँ से ऊपर आपको शूज लेकर के नहीं जाना है। और ये देखिए लोग दर्शन कर रहे हैं, हम दर्शन करके आ चुके हैं बाहर और प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब हम इसकी परिक्रमा ले रहे हैं। परिक्रमा लेने के दौरान हमको दिखे बीच में होल, और उस होल में जब हमने कैमरा लगाया तो नीचे की ब्लू सिटी कुछ इस तरीके से कैप्चर हुई। इस ब्लू सिटी के बीच में आप देख रहे हो एक झील भी आपको दिखाई दे रही है। तो अभी ये सीढ़ी हम नीचे उतर रहे हैं और फिर अपने शूज पहनते हैं और फिर हम वापस की तरफ चलते हैं। और अभी शाम का समय हो चुका है, 4 साढ़े 4 का टाइम होने वाला है। तो अभी हमें जसवंत थड़ा भी एक्सप्लोर करना है। दोस्तों जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ फोर्ट के पास में ही स्थित है। हम इससे पहले मेहरानगढ़ फोर्ट गए थे और वहां से पैदल ही जसवंत थड़ा की ओर जा रहे हैं। फिर मेहरानगढ़ से पैदल हम आ रहे हैं। रास्ते में हमें ये हिल दिखा, हिल के ऊपर ये घोड़े का स्टैचू भी है। तो हम यहाँ पर आ गए क्योंकि यहाँ पे सीनरी बहुत अच्छी है और यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। आप देख ही सकते हैं सामने आपको मेहरानगढ़ फोर्ट दिख रहा है। तो हम यहाँ इस हिल के ऊपर आ गए और यहाँ पे हमने कुछ समय फोटोग्राफी करी और देखिए शहर का व्यू भी यहाँ से कितना अच्छा नज़र आ रहा है। और इस हिल के ऊपर से आपको जसवंत थड़ा का व्यू भी नज़र आता है, यानी इस हिल के ऊपर से आपको मेहरानगढ़ फोर्ट, सिटी व्यू और जसवंत थड़ा तीनों ही चीज़ों का व्यू नज़र आता है। सामने आप देख सकते हैं ताजमहल जैसा, वो जसवंत थड़ा है और उसके बगल में एक लेक भी है। सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं। हम 4 एडल्ट हैं तो हमने 4 एडल्ट की टिकट ली है। पर पर्सन जो टिकट है वो 30 रुपीज़ की है। ये आप टिकट की पिक देख सकते हैं। और इसके बाद हम अंदर एंट्री कर गए। एंट्री करते ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक खूबसूरत लेक दिखाई दी जिसका व्यू काफ़ी अच्छा था और जिसमें बतख यानी डक जो है वो तैर रही थी। तो आप देख सकते हैं। और अभी लगभग इवनिंग का टाइम है, 4 साढ़े 4 बजे का जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं लिखा है देवकुंड में उतरना मना है।
1899 में निर्मित यह शानदार संगमरमर का स्मारक महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके बेटे महाराजा सरदार सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह स्मारक जोधपुर के शाही परिवार के लिए शमशान भूमि के रूप में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस स्मारक का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार लल्लू लाल ने किया था, जिन्होंने जोधपुर में उमेद भवन पैलेस का भी डिजाइन तैयार किया था। जसवंत थड़ा के निर्माण में इस्तेमाल किया गया सफेद संगमरमर एक शानदार स्मारक बनाता है, जो राजपूतों की वास्तुकला की चमक को दर्शाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यह एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ है। इस स्मारक का निर्माण 1899 में पूरा हुआ था और इसका उद्घाटन महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी ने किया था। जसवंत थड़ा का डिजाइन राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण है। यह जटिल नक्काशीदार मेहराबों, गुंबदों और जालियों से स्पष्ट है, जो दोनों शैलियों की खासियत है। पूरा परिसर एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। जसवंत थड़ा हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। देखिए, अंदर जूते ले जाना अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने जूते उतार दें और उसके बाद अंदर जाएं। अंदर से बहुत ही सुंदर है और चूंकि अंदर उतनी रोशनी नहीं है, इसलिए कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पर आएंगे तो इसकी सुंदरता देख करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये पूरा सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। देख सकते हैं आप ये छतरियाँ कितनी सुंदर बनाई गई हैं। आपको गर्मियों के समय यहाँ आना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ऐसे में आप यहाँ पर घूम भी नहीं पाएंगे और आपको असुविधा भी हो सकती है। आप देख सकते हैं जसवंत थड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आप इसे प्रत्यक्ष आंखों से देखेंगे तो ये नज़ारा कैसा होगा।